हेलो बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं हीमोफीलिया पे। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में छोटे छोटे हम लोग ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये तुम्हारे छोटे छोटे एक एक डिजीज़ के अलग अलग होंगे। जैसे इस क्लास में हम आपको हीमोफीलिया के बारे में समझा रहे हैं, तो इसमें आपको हीमोफीलिया से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिलने जा रहा है। हीमोफीलिया को ब्लीडर डिजीज़ कहा गया। क्यों? क्योंकि अगर किसी को ये डिजीज़ है और उसमें एक छोटा सा कट हो जाए तो इस कट के बाद उसमें ब्लीडिंग होने लगती है। नॉर्मल ब्लीडिंग में क्या होता है जान जाओ। नॉर्मल ब्लीडिंग में मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर वो ब्लड का वेसल्स क्या करता है, पहले तो वो कंस्ट्रिक्ट करना शुरू करता है, फिर वो क्लॉटिंग के प्रोसेस को अडॉप्ट करता है और धीरे धीरे ब्लड क्लॉट बन जाता है और फिर जहाँ से कट होता है वहाँ से ब्लीडिंग होना रुक जाता है। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में सभी लोगों में, हम लोगों में मिलता है ये प्रॉपर्टी। लेकिन अगर किसी को कट होने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुके, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होता रहे, चाहे हम उसको कितनी बार भी लपेट दें, कॉटन लगा दें, पट्टी लगा दें, बहुत ज़ोर से बांध दें, फिर भी देखते क्या वो पट्टी पूरी भीग गई, कॉटन पूरा भीग गया, कितना भी बांध रहे हैं छोटे से कट के बाद भी, तब समझ जाना ये ब्लीडिंग डिजीज़ से ग्रसित व्यक्ति होगा। ब्लीडर डिजीज़ में कट होने के बाद अनचेक्ड ब्लीडिंग होती रहती है। क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं करता है। तो पहला कैरेक्टर हो गया अनचेक्ड, ये ब्लीडिंग का होना और ब्लड का क्लॉट नहीं करना। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए हम लोग। तो इसको ब्लीडर डिजीज कहा गया और इसको रॉयल डिजीज भी कहा गया क्योंकि क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में ये कैरियर के रूप में था, है ना। क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में ये कैरियर के रूप में था, ये डिजीज था। अब आ जाओ, इसको डिस्कवर कौन किए? बहुत सिंपल सा नाम, साइंटिस्ट का जोहान ऑटो है ना। 1803 में जोहान ऑटो इसको डिस्कवर किए। अब तुमको साइंटिस्ट का नाम वैसे पूछता नहीं है यूजुअली, ये इस जगह पे नीट में नहीं आने की संभावना है, लेकिन तुम्हारे जनरल जानकारी के लिए तुम्हें याद रहना चाहिए। एक अच्छा सा नाम है, तुमको याद रखना है कि एक ऑटो वाले से किसी को टक्कर लग गई और उसको खून बहने लगा। ऑटो से टक्कर लग गई और ब्लीडिंग होना शुरू हुआ। तो ब्लीडर डिजीज वाज डिस्कवर्ड बाय जोहान ऑटो इन 1803। अब बाकी की प्रॉपर्टी जैसा कि कलर ब्लाइंडनेस में हमने देखा था, बिल्कुल वैसी ही है। ये भी एक्स लिंक्ड और रिसेसिव इन नेचर है। ये दोनों ही अच्छी बात है, दोनों ही अच्छी बात है। ये एक्स पे है, इसीलिए ये फीमेल्स में जब तक दोनों एक्स पे नहीं होगा, ये एक्स पे होने के बावजूद भी कैसा होगा, कैरियर की तरह काम करेगा, एक एक्स पे होगा। तो हीमोफीलिया का 3 फॉर्म बताया गया, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। ऐसा इसलिए बताया गया क्यों, इसको समझने के लिए हम लोग आ जाओ थोड़ा ब्लड के बारे में बता दें। ब्लड एक सेल से हम लोग जानते हैं। ब्लड जो है, ब्लड सेल्स में क्या क्या पाया जाता है ये हम लोगों को पता है। ब्लड सेल्स में आरबीसी पाया जाएगा, ठीक है, आरबीसी पाया जाएगा। ब्लड सेल्स में डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा। ब्लड सेल्स में प्लेटलेट्स पाए जाएंगे, है ना। और ब्लड सेल्स में ये ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर, हम लोग कह सकते हैं ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर पाया जाएगा, ब्लड को कोगुलेट करने वाला फैक्टर पाया जाएगा। तो ये ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर पाया जाएगा। ये सभी चीज़ें ब्लड्स में पाई जाएंगी। तो ब्लड के एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि ब्लड सेल्स कंटेन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, फैक्टर और ब्लड प्लाज्मा। ये ब्लड प्लाज्मा है ना। तो ये सारी चीज़ें ब्लड में पाई जाती हैं। अब आ जाओ, तुमको अब समझना है ये पूरा एक्टिविटी कैसे हो रही है ना। तो हीमोफीलिया, तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है ना, ये कई तरह के होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। इसका हम लोग नंबरिंग कर दिए। तो शुरू किए हीमोफीलिया ए। यहाँ पे तुमको बहुत प्राइमरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेडिकल में, चूंकि एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग देख रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं ना, तो हम लोग अभी भी अपने क्लास को एलेबोरेट कर रहे हैं। और बार बार मेरे क्लास में मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं लास्ट 25 ईयर्स के क्वेश्चंस को टारगेट करके पूरे क्लास को बना रहा हूँ और या बता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, हीमोफीलिया ए में एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8th एब्सेंट है, बेसिकली एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, है ना। इस फैक्टर का नाम क्या है? इस शब्द को देखो कैसे बना, एंटी, अगेंस्ट, हीमोफिलिक
है ना। हीमोफीलिया हो गया ब्लीडिंग डिजीज के अगेंस्ट, जो ग्लोबुलिन ब्लीडर को रोकने के लिए जो दाने बनते, ग्लोबिन बनते, यही नहीं बन पा रहे हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ये 8th कहलाता है, 8 नंबर फैक्टर है, 8 नंबर फैक्टर है। तो ये याद रखना है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर AHG, एंटी हीमोग्लोबिक फैक्टर, एंटी हीमोग्लोबिक फैक्टर, एंटी हीमोग्लोबिक फैक्टर। 80% केसेस में जो ब्लीडर डिजीज होते हैं वो इसी केस के होते हैं। AHG एंटी हीमोग्लोबिक फैक्टर वहाँ नहीं पाया जाता है, इस फैक्टर को फैक्टर 8 कहते हैं। इसके एब्सेंस के चलते ब्लीडिंग होती रहती है, ये पहला पॉइंट। और 80% केसेस में ब्लीडर में यही दिखता है। हीमोफीलिया बी पे आ गए। हीमोफीलिया बी के बारे में 2 बातें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फैक्टर 9 है, कौन सा चीज नहीं पाया जाएगा, तो फैक्टर 9 नहीं पाया जाएगा। दूसरा, हीमोफीलिया बी को एक नाम दिया गया था, क्रिसमस डिजीज। क्रिसमस डिजीज, इसके बारे में कई बुक्स में कई मान्यताएं दी गई हैं। हम 2 आपको मान्यता बताते हैं। पहला, यहाँ पे हम लोग लिखे भी होंगे कि एक साइंटिस्ट का ग्रुप था, एक 7 लोग बीमार थे, उनमें से सीरीज ऑफ 7 पेशेंट्स पे काम कर रहे थे। बड़े साइंटिस्ट थे, बड़े डॉक्टर थे। एक तो बिग मतलब बड़ा, साइंटिस्ट का नाम था बिग्स, और वो जो डॉक्टर थे वो बड़े डॉक्टर थे, बड़े साइंटिस्ट थे, और वो सीरीज ऑफ पेशेंट पे काम कर रहे थे। 7 पेशेंट का सीरीज था, उनमें से एक 5 साल का बच्चा था जिसका नाम था क्रिसमस, और उसमें सबसे पहले वो इसको डिजीज को देखे और एनालिसिस किए, उसी बच्चे के नाम पे इसको क्रिसमस डिजीज भी कहा गया। कुछ बुक्स में ये मान्यता दी गई है, कुछ बुक्स में ये मान्यताएं दी गई हैं कि ये क्रिसमस का मतलब हो गया यहाँ पे क्रिश्चियन फैमिली में मिला था, इसीलिए इसका नाम क्रिसमस डिजीज दिया गया। तो क्रिश्चियन फैमिली में मिलने के चलते, तो इस दोनों बुक्स में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा अप्रूव्ड लगता है क्योंकि सीक्वेंस में 7 बच्चों को वो ट्रायल कर रहे थे, डिजीज़ को चेक कर रहे थे। साइंटिस्ट का नाम मेंशन है बिग, और ये उस बच्चे में, जो बच्चे पे पहली बार 7 में जो पहला उनका ट्रायल हुआ जिस पे वो कंफर्म किए, उसका नाम था क्रिसमस। तो हीमोफीलिया बी इज ऑल्सो नोन एज क्रिसमस डिजीज because it was named after a 5-year-old boy, है ना, named Christmas. He was first patient described in a case series of 7 patients by Biggs et al. et al शब्द का मतलब होता है उनके समूह, बिग और et al मतलब उनके समूह के और भी लोग मिलके काम कर रहे थे। तो दूसरी बात हम लोग जान गए अबाउट हीमोफीलिया बी। तीसरी बात, दे लैक फैक्टर 9th। ये देखो फैक्टर हम लोग बता रहे हैं, फैक्टर तुमको याद रखने चाहिए। 9th फैक्टर PTC याद रखना, पहले वाले में था AHC, दूसरा था PTC, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कोफैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कोफैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कोफैक्टर। ये 9th नंबर फैक्टर, ये सब हेल्प करता, जितने भी फैक्टर हैं यहाँ पे देखो लिखे हैं फैक्टर, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाले फैक्टर हैं। सभी के सभी कंटेंट प्रोटीन हैं। तो ये प्रोटीन का कंटेंट है, ये इसमें एब्सेंट हो जाता है। कितना नंबर? 9th फैक्टर। तो ये 9th का नाम पूछ सकता है, और ऐसा केसेस सिर्फ 20% केसेस में मिलता है। ये जो केसेस हम लोग देख रहे हैं ना, तो क्रिसमस बी दैट इज हीमोफीलिया बी दैट इज क्रिसमस डिजीज इज प्रेजेंट इन ओनली 20% केसेस। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, चलो इसको भी हम लोग बताते हैं। हीमोफीलिया सी, इसमें फैक्टर 11, पहले में 8, दूसरे में 9 और इसमें 11 होना चाहिए था सीक्वेंस में। 10th एक सीक्वेंस और बढ़ गया, 11th फैक्टर PTA, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट नामक फैक्टर एब्सेंट है। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट नामक फैक्टर लैक कर रहा था। अब आ जाओ, नॉर्मल हीमोग्लोबिन ऑफ ए नॉर्मल मैल कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर हम लोग एक नॉर्मल आदमी की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड चेन कितने मिलते हैं? तो हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन 4 मिलेंगे, 2 अल्फा के और 2 बीटा के। कितने कितने? 2 अल्फा के और 2 बीटा चेन मिलते हैं, है ना। अब हम लोग इसके बारे में बताते हैं। अल्फा और बीटा चेन 4 ओवरऑल चेन मिल रहे थे, जिनमें हर एक चेन में
141 अल्फा में और बीटा में 146 एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस मिलते हैं। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बना, तो तुम उसको ऐसे समझ लो, एमिनो एसिड लिखना शुरू करो, 1 एमिनो एसिड, 2 लिखते चले गए लिखते चले गए लिखते चले गए, 141 और 146, ये अल्फा चेन होगा तो, और ये बीटा चेन होगा। इतने सारे एमिनो एसिड्स के जुड़ने से अल्फा चेन बनता है, और 2 अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है। अल्फा चेन में नंबर ऑफ एमिनो एसिड 141 होते हैं और बीटा चेन में 146 होते हैं। ओवरऑल ये जो नंबर था 2 अल्फा एंड 2 बीटा का मतलब हो गया 4, कंप्लीटली कितना हो गया, 4 हमको चेन मिल गए। तो ये हम लोग को जानकारी मिल गई। अब आ जाओ एक केस देखिए कैसे कैसे हो रहा था। नॉर्मली हम लोग कहे एक इंजरी हो गई, किसी का कट हो गया तो ब्लड वेसल्स कटा, इसीलिए ब्लीडिंग हो रही थी। जैसे ही वेसल्स कटा तो ब्लीडिंग होना शुरू हुई, तो वेसल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पहला स्टेप वो लेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि ब्लीडिंग को चेक कर पाए। तो स्टेप लिखे वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट। और अब जो ब्लड में प्लेटलेट्स है ना, वो आपस में स्टिक करने लगे, जुड़ने लगे, और जुड़ के एक ग्रुप बना दिए, और इसको कहे जहाँ पे कट हो रहा था वहाँ पे आके वो प्लेटलेट्स इकट्ठा होने लगे। हम लोग कहेंगे ब्लड प्लेटलेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए प्लग। हम लोग प्लग लगाते हैं ना, जैसे हम लोग बिजली का प्लग लगाते हैं तो वो क्या करता है, 2 होल होता है, उसके अंदर हम लोग लगा देते हैं तो वो होल बंद हो जाता है। तो प्लग का मतलब होता है टू फिल, बंद करने के लिए। तो स्टिक टू वन अनदर टू फॉर्म प्लग। और ये जो हम लोग फैक्टर लिखे, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर BCF, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, अब काम करना शुरू किया। और ये जो फैक्टर था ये फाइब्रिनोजीन या फाइब्रिन नामक थ्रेड, फाइब्रिन नामक प्रोटीन का थ्रेड होगा जो बहुत ही हार्ड होगा, ये बनाएगा जो प्लेटलेट्स के चारों तरफ। अब समझो तुम एक छन्नी की तरह चाय की छन्नी ले लो और उसमें दाने दाने चाय की पत्तियां डाल दो, तो जो चाय की छन्नी का तुम्हारा हम लोग कह सकते हैं फाइबर दिख रहा था, उसको मान लो फाइब्रिन, और चाय की छन्नी में चाय के दाने जो हो गए वो हो गए प्लेटलेट्स। सारे गैप्स में अगर भर दिए तो पूरी चाय की छन्नी बंद हो गई। बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस हुआ होगा ब्लड क्लॉटिंग। तो पूरे क्लॉटिंग को हम लोग यहाँ पे छोटे से 2 लाइन में लिखे। ब्लड प्लेटलेट्स जब कटा, कहीं पे इंजरी हुई, तो थ्रोम्बोकाइनेज नामक ये एंजाइम प्रोड्यूस किया। कौन सा एंजाइम किया, नाम देखोगे ए ऐसी लिखा हुआ, समझ जाना ये किसी न किसी एंजाइम का नाम है। थ्रोम्बोकाइनेज नामक एंजाइम बना दिया। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बेसिकली ब्लड के अंदर मिलने वाले प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन को बनाने वाले, जेन मतलब जनरेट करना, फाइब्रिन को जनरेट करने वाले सब्सटेंस को एक्टिवेट करके फाइबर बनाने लगा, फाइबर बनने लगा। ये फाइबर अब घुलता नहीं है, नॉट सॉलेबल, ये सॉलेबल नहीं होता है, और जो फाइबर होता है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और प्लेटलेट्स के साथ कंबाइन करके प्लगिंग करने का काम करता है। तो ये फिजियोलॉजिकल फेनोमेनन तुमको समझाए कि ब्लड में कैसे क्लॉटिंग होती है। अब आ जाओ हीमोफीलिया से आने वाले मेडिकल में क्वेश्चंस। पहला, ये कहाँ पे लोकेटेड है, डिस्कशन कर चुके हैं, ये एक्स पे लिंक्ड है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अब यहाँ पे केसेस लिखते हैं, ऑटोजोम प्लस एक्स पे हीमोफीलिया के लिखिए एच लिख दी और वाई लिख दिया, मतलब ये मेल होगा जो हीमोफिलिक होगा। फीमेल को कैसे दिखाएंगे, ऑटोजोम लिख दिए प्लस एक्स और एक्स। अगर ये हीमोफिलिक है या कैरियर है, इसके लिए क्या करेंगे जरा देखना ध्यान से। चूंकि एक्स पे होता है और रिसेसिव है, इसीलिए अगर एक एक्स पे एच लिखे मतलब ये फीमेल तो है, फीमेल में एच हीमोफिलिक कैरेक्टर भी है, लेकिन ये दिख नहीं रहा है, मतलब ये कैरियर है। अगर ये फीमेल हीमोफिलिक होगी तो इसके दोनों एक्स पे एच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रिसेसिव इन नेचर है, ये जो कैरेक्टर है ना ये रिसेसिव इन नेचर है। रिसेसिव है तो दोनों पे होगा तभी एक्सप्रेस करेगा। तो अब इन दोनों की शादी अगर हो जाए तो क्या होगा, है ना, मैरिज करेंगे तो क्या होगा, मतलब जरा देखो तो ध्यान से। अभी जो हमारा फैक्टर आया, जो क्रॉस हम लोग 3 डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल वही क्रॉस होंगे
जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए शो कर रहे थे, क्योंकि वो भी एक्स पे थे। कलर ब्लाइंडनेस का जो कैरेक्टर हमने इसके पहले वाले क्लास में दिखाया, बिल्कुल उसी की ये कॉपी होगी। अगर दोनों कलर ब्लाइंड थे तो सभी बच्चे कलर ब्लाइंड हुए थे, यहाँ भी यही होगा। अगर दोनों हीमोफिलिक हैं तो इनके सभी बच्चे, ऑल ऑफस्प्रिंग विल बी हीमोफिलिक। एक बात। दूसरी बात, 3 केस यहाँ भी दे सकते हैं। मेल या तो हीमोफिलिक होगा या नॉर्मल होगा, कैरियर होने की कोई संभावना नहीं है। फीमेल 3 तरह के हो सकते हैं, हीमोफिलिक या कैरियर AA+XXCH यहाँ पे लिख दी हीमोफिलिक, और तीसरा नॉर्मल। तो फीमेल 3 तरह के हो सकते हैं, एक नॉर्मल फीमेल, दूसरी कैरियर फीमेल और तीसरी हीमोफिलिक फीमेल। जबकि मेल सिर्फ 2 तरह का, या तो हीमोफिलिक होगा या नहीं होगा। कैरियर यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स पे है, वाई पे इसका कोई काउंटर पार्ट नहीं है। एक्स पे रहेगा तो भी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। तो ये फेनोमेनन हम लोग समझे रिगार्डिंग हीमोफीलिया। इसको रॉयल डिजीज बोले, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में मिला। ये 3 ही क्रॉस इसमें तुमको फिर आ सकते हैं। तीनों क्रॉस के सेम रिजल्ट होंगे जो हम लोगों ने किस में देखा था, बताओ? तो बताएंगे कलर ब्लाइंडनेस का जो केसेस आया था, कलर ब्लाइंडनेस में जो हमने देखा एग्जैक्ट कॉपी वही है, कोई चेंजेस नहीं आएगा रिजल्ट में, क्योंकि वो भी एक्स पे था और वो भी रिसेसिव इन नेचर था। तो ये 2 डिजीज दोनों को मेंडेलियन डिसऑर्डर माना गया, क्योंकि मेंडल के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें कुछ खास बातें हम लोग देखें। देखो एक शब्द और जान जाओ, हीमोफीलिया शब्द कैसे बना। हीमो शब्द का मतलब होता है ब्लड और फिलिया का मतलब लविंग, है ना। तो ब्लड लविंग, तो हीमोफीलिया जो डिजीज़ है ये ब्लड लविंग है, क्योंकि इसके कट होने से ब्लड निकलने की इसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, इसीलिए इसको ब्लड चाहिए, इसलिए ये ब्लड लविंग डिजीज़ कहलाया। तो ये तुम्हारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो हीमोफीलिया हमारा ख़त्म हो गया। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में, मेंडेलियन डिसऑर्डर पे वर्कआउट करेंगे। थैंक यू।